हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। तो उसी की आपकी तैयारी को और बेस्ट बनाने के लिए आपके लिए क्या यूं प्री बोर्ड एग्जाम का फिर से एक बार पेपर सोल्यूशन पार्ट 2, ये भी लेटेस्ट है 2022। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे पेपर सोल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप पूरे पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं और वो मैं जो भी बोलती जाती हूँ वो भी आप नोट डाउन करके नोट्स बना लेते हैं, तो आपका एक नंबर भी इधर से उधर हिंदी में, इंग्लिश साइंस में किसी में भी आउट नहीं जाएगा। और हिंदी को आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, लाइटली नहीं लेना है। कुछ बच्चों की सोच होती है ना कि 2 दिन में करेंगे और हिंदी करके आ जाएंगे। पास तो आप हो जाओगे, चलो मान लिया, पर पास होना 1% अच्छी लाना, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अगर आपको 90% बनानी है, 100 के अभी सोचा है आपने, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कैसे बना लेते हैं, तो आप भी बना सकते हो, पर आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। और वो जोश कैसे आओगे, लेके आओगे, वो आपको खुद से अपना करना है, ठीक है। जिस तरह से आप गेम वगैरह में टाइम पास कर देते हो, अगर 1 मंथ भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपको अच्छी परसेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। अब आगे देख लेते हैं। बस मेरा एक ही मकसद है कि आपके अच्छी परसेंट आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 का होता है, कई बार बता दिया मैंने। टाइमिंग इतना होता है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। खंड का खागा इस तरह से चलता है। फर्स्ट नंबर में आपको क्या करना है कि एक कथन आपको सही गलत पहचानना होगा। ईवी बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा। पेपर सोल्यूशन क्या होता है कि एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे हमें करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू सेम मिल जाते हैं, ठीक है, और पेपर का आइडिया लग जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको आंसर कैसे करने हैं, आंसर नंबर 1 डाल के का लिख देंगे और उसमें से जो सही हो वो लिखेंगे। सारा आपको नोट डाउन नहीं करना है, जब एग्जाम आएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपको करना है। तो मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। गलत है ये क्वेश्चन। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन है? राहुल सांकृत्यानंद। और आप कॉपी लेके बैठेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैं बताती हूँ, ठीक है। राहुल सांकृत्यानंद ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ये इन्होंने जितनी भी कहानी लिखी ना, यात्रा पे ही लिखी है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। अगर विधा पूछी जाए कौन सी विधा है, तो विधा होती है ये यात्रा व्रत है, ठीक है। यात्रा से समझ सकते हैं आप। तो पहला गलत है आपका। सेकंड है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। ये भी गलत है। गुनाहों का देवता जो उपन्यास है, विधा कौन सी होगी, उपन्यास है, ये तो ठीक है। ये प्रेमचंद का ना होकर किसका, धर्मवीर भारती का। तो विधा भी लिखते चलो, लेखक भी लिखते चलो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डिक्टो मिलेंगे आपको। धर्मवीर भारती, क्लियर। नेक्स्ट है, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती है। ये भी गलत है। उर्वशी एक रचना किनकी है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, फेमस है, खूब पूछी जाती है। रामधारी, ये धारी है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और कोई भी टॉपिक आपको जो छूट रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन क्यों गलत है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, गोदान धर्मवीर भारती का नाटक है। ये भी गलत है। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, पर गोदान जो नाटक नहीं है, गोदान क्या है, उपन्यास है। विधा भी आपको याद होनी चाहिए, उपन्यास कहानी नाटक क्या होता है। गोदान उपन्यास है और ये किसका है, ये प्रेमचंद का है। इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। ऐसा आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा, वो सही देते हैं, कभी कोई मिस प्रिंट हो जाता है। तो मैंने आपको सारे आंसर सही बता दिए। इसमें एक भी सही नहीं है, सारे आंसर। इसका है राहुल सांकृत्यानंद। विधा कौन सी, यात्राव्रत। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है उपन्यासी ही है, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और गोदान प्रेमचंद का नाटक है, धर्मवीर भारती का नहीं है। इस तरह से चारों ही गलत है। नेक्स्ट देखो, और वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना है, ठीक है। आप ये मत सोचा करो कि बड़ा वीडियो है, पर उसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग होता है ना, तो आपको अच्छे से तभी आएगा जब आप पूरा देखेंगे। रचनाकार का नाम लिखना है।
अथाह सागर, उजली आग, कुटिल ममता। कभी कभी इनकी विधा पूछ लेता कि यह क्या है, तो मैं आपको कवि का नाम या लेखक के नाम और विधा भी बताती चलूंगी। क्लियर? तो देखो, अथाह सागर क्या है? विधा अगर पूछे तो विज्ञान है ये, और इसके लेखक यही है, जयप्रकाश भारती। ठीक है, अथाह सागर एक विज्ञान है, विधा पूछे तो लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट है उजली आग। उजली आग की विधा क्या है? निबंध है ये। उजली आग एक निबंध है, और ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का ही है, जिनकी रचना ये उर्वशी थी ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो उजली आग निबंध है, और इसके लेखक लिख दो रामधारी सिंह दिनकर। नोट्स प्रॉपर बना के चलिए, इससे एग्जाम में आपको तुरंत रिवाइज करके चले जाओ। सारे पेपर सॉल्यूशन अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन डिक्टो सही होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। कुटज, कुटज क्या है? कुटज एक निबंध है। चाहूँ तो मैं एक क्वेश्चन बता के आगे बढ़ जाऊँ, पर मैं आपको चारों ही ऑप्शन बताऊंगी, क्योंकि पेपर में कुछ भी आपका गलत ना हो। कुटज एक निबंध है, विधा होगी ये निबंध, और किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों हो गई है। ममता एक कहानी है, ये आपके सिलेबस में भी है, और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय इनका इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इनका भी। तो इस तरह से मैंने आपको चारों बता दिए। विज्ञान जयप्रकाश भारती, उजली आग निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, कुटज भी एक निबंध है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ममता एक कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जड़ की बात किस विधा पर देखो, इसने ना तो रचना का लेखक का कुछ नहीं पूछे, केवल विधा पूछ ली, जड़ की बात क्या है। तो विधा आपको आनी चाहिए, और इसके लेखक भी आने चाहिए। तो जड़ की बात का देखो, इसका ये क्या है? विधा कौन सी है? निबंध है। विधा क्या है? निबंध। और लेखक अगर पूछा जाता है तो जा से जड़, जा से जयनंद कुमार। इस तरह से आप कुछ ट्रिक बिठा के कर लिया करो याद। जा से जड़, जा से जयनंद कुमार। जयनंद कुमार का ये निबंध है, कौन? जड़ की बात। विधा क्या है? निबंध। ठीक है, आंसर आप केवल ये निबंध लिख देंगे, ये निबंध है। नेक्स्ट देखो, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक। एक छोटा सा वीडियो में लेके आएंगे पत्रिका का, कि कौन कौन सी फेमस है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी पत्रिका अगर आ जाए तो आपकी छूटेगी नहीं। कुछ बता देती हूँ मैं, जैसे मत वाला है, ठीक है, महादेव बाबू की ये वाला, और एक आपका हंस, हंस पत्रिका, ये प्रेमचंद की है। एक है सरस्वती, ये द्विवेदियों की है। सरस्वती बहुत पूछी जाती है, और सरस्वती के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 ईस्वी में ये आई थी। सरस्वती पत्रिका कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हंस के प्रेमचंद, ठीक है। मत वाला के बताई दिए मैंने, एक अलग छोटा सा वीडियो लेके आऊंगी अलग से इसका। और मेन मेन रचना है कि मैंने 2 वीडियो डाल रहे हुए हैं छोटे छोटे से, उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपकी रचना याद हो जाएंगी। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? ये किसके हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। थोड़ा फास्ट इस बार मैं समझाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन करवा दिए, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे आते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। नेक्स्ट, सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अभी ऊपर मैंने आपको बताए थे, कौन से? ये गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों के एक ही लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगर विधा पूछी जाए तो विधा क्या है? ये उपन्यास है, इसीलिए मैं साथ साथ दोनों बताती हूँ, लेखक भी और विधा भी। उपन्यास है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता भी और सूरज का 7वां घोड़ा। नेक्स्ट देखो,
छायावादी काव्यधारा की विशेषताएं। छायावादी, प्रगतिवादी, द्विविध युग, शुक्ल युग, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। और छायावादी की विशेषता से पहले मैंने आपको बताई थी, इनकी एक विशेषता जरूर पूछी जाती है प्रगतिवादी की। और तारा सप्तक की डेट देखो यहाँ पे आया, भी समझा दूंगी इसमें भी। सबसे पहले छायावादी की विशेषताएं लिख लो आप। रहस्य की भावना, ठीक है, रहस्य की भावना। सेकंड है सौंदर्य भावना, सौंदर्य भावना, आधा ना या के ऊपर रा। सौंदर्य भावना, रहस्य भावना। चिंतन की प्रधानता, चिंतन को ज्यादा बताया गया, चिंतन की प्रधानता, ठीक है। और प्रकृति का मानवीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें दो ही पूछी, मैंने बहुत सारी बता दी। रहस्य भावना, सौंदर्य भावना, चिंतन की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण। प्रगतिवादी युग के दो महाकाव्य, तो इनके युग के जो फेमस हैं लेखक वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अब इनके दो महाकाव्य ले लो, एक तो युगवाणी, युगवाणी, एक ये हो जाएगा, एक लोकायतन। इनकी को बहुत पूछी जाती है, ठीक है। युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये भी इनके महाकाव्य ही है। तो ये आप दोनों कोई भी लिख देना, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। तारा सप्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी तीन और डेट और इसके लेखक। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय। और तारा सप्तक की डेट प्रथम अगर पूछी जाए, प्रथम तो कितना होगा? एक मिनट रुको जी, 1943 है। प्रथम अगर पूछा जाए तो 1943, द्वितीय पूछा जाए तो 1951, तृतीय पूछा जाए तो 1959। तो आपसे तृतीय पूछा है ना, तीसरा सप्तक, तो इसकी डेट क्या आएगी? 1959। तीनों आपको लाइन से याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। और इसके लेखक कौन? अज्ञेय। अच्छा, अज्ञेय का पूरा नाम भी आना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यानंद। पूरा नाम क्या है इनका अज्ञेय का? सच्चिदानंद हीरानंद बास्यानंद, ठीक है। इसकी तीनों डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें से रीत काल के कवि बिहारी, ठीक है, रीत काल के रीतबद्ध कवि, ये सारे याद होने चाहिए काव्य में, इनकी विशेषताएं और कवि ये पूछ ले जाते हैं। अब आपकी आ जाती है व्याख्या। गद्य में दो व्याख्या मिलेंगे आपको, एक करनी है, ठीक है। इसमें देखो, जिसमें भगवान बुद्ध का नाम आ जाए, चित्र आ जाए, गुफाएं आ जाए, वो चैप्टर कौन सा है? अजंता है। इसमें बुद्ध का नाम आ गया तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके बता सकते हैं कि चैप्टर अजंता है। पशु आ गए, चित्रित किया गया, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, संदर्भ लिखना सबसे पहले। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। अजंता, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इनका भी जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। 3 कर लो, इसमें से 100% फंस जाएगा। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, तो ये इसका संदर्भ हो गया, ठीक है। पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नाम पाठ से लिया गया। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय। थोड़ा फास्ट करवाऊंगी, मैं इससे पहले बहुत सारे करवा भी चुकी हूँ, जिससे आपको थोड़ा कम टाइम लगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित भी क्या होते हैं? जहाँ पे ये अंडरलाइन होती है ना, किस प्रकार से लेकर यहाँ तक, बस इतने को आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? किस प्रकार पशुओं तक के मानवोचित व्यवहार किया था। तो अजंता की गुफा चित्र में बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित चित्र जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध की जो भी कथा है उनसे बने हुए हैं। तो इसमें बोला गया है कि पशु आदि के रूप में जन्म लेकर बुद्ध ने किस प्रकार पशुओं तक के व्यवहार को प्रभावित किया था। मतलब पशुओं के व्यवहार भी बदल गए थे उनकी कथाओं से। तो पशुओं में बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, पशुओं में बुद्धि नहीं होती, फिर भी कैसे पशु भी मानवोचित व्यवहार करने लगे थे, ये यहाँ पे लाइन आया था। किस प्रकार पशुओं का व्यवहार भी बदल गया था इनकी कथाओं से, ठीक है। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था। तो इसमें आपको लिखना है कि उचित अनुचित के अनुसार कैसे अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे ये सब। तो ये खूबी से दर्शाया गया कहाँ पे? अजंता में। किस तरह से व्यवहार करने लगे थे, ये चित्र से आप देख सकते हैं। कहाँ पे दर्शाए गए थे ये? वहीं पर, कहाँ पे? अजंता में दर्शाया गया ये सब, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं,
तो ये आप ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपनी जानकारी की गांठ खोलने का क्या अभिप्राय है? सभी चित्रों ने अपनी जानकारी गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांव, महलें, झोपड़ियां, समुद्र, उपनगरों, संसार अजंता को उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। अब देखो अजंता नाम भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अजंता की गुफा चित्रों को चित्रित करने वाले चित्रकारों ने अपने चित्रकारी का संपूर्ण ज्ञान उसमें उड़ेल दिया है। मतलब जितना उनके हो सकता था पूरा ज्ञान उन्होंने जो चित्रकारी की थी उनमें उड़ेल दिया है। उन्होंने अपने ज्ञान को थोड़ा सा भी पार्ट या भाग बचाकर नहीं रखा है, ठीक है, सारा जितना ज्ञान उन्हें आता था पूरा चित्रकारी में उड़ेल दिया है। तो ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, फेमस है अजंता की गुफाएं। ये हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सा आया पैसेज, सेकंड व्याख्या देखो, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए। तो आप पहाड़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, दीवारें, पहाड़, चित्रकारी, ये सब आ गया। तो फिर से ये चैप्टर कौन सा अजंता है? वैसे बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये एक ही चैप्टर की दोनों व्याख्या ले लेंगी, आपको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये वही चैप्टर है अजंता जो भी आपको बताया। संदर्भ आपका सेम हो जाएगा इसमें भी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दे रही हूँ, दीवारों और छतों से लेकर कहाँ तक लेना है हमें, प्राण फूंक दें यहाँ तक। तो इसे कैसे बताएंगे? अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय, मतलब अजंता की गुफाएं जब बनाई गई थी, निर्माण के समय क्या हुआ था, दीवारों को रगड़कर, दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया पहले, ठीक है। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। तो चित्रों की श्रृंखला होने का उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो सारा जितनी भी चित्रकारी जानकारी थी सब इन्हीं चित्रों में उड़ेल दी गई हो। ऐसा लग रहा था कि अलग दुनिया या अलग संसार बसा दिया गया है, ठीक है। ये करना है इतना। फिर दीवारों को घिसकर चिकना करने के बाद उन पर पलस्तर लगाया गया। पहले पलस्तर लगाकर दीवारों को जब चिकना कर लिया उसके बाद फिर पलस्तर लगाया गया। आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया, फिर उस पर कला, आचार्यों ने रेखाओं के माध्यम चित्रों को साकार किया है। फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें इतना जीवंत बना दिया है मानो कि वो अभी बोल पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इतना कुछ अच्छी चित्रकारी की है, ऐसे लग रहा हो कि अभी वो बोलने लगेंगे। किसने? आचार्यों और शिष्यों ने इस तरह से उनको बनाया कि जैसे वो अभी बोलने लगेंगे। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो आप लिखेंगे पहाड़ों में गुफाओं की रचना करने के बाद उनकी दीवारों और खम्भों को सजीव चित्रों के द्वारा जीवंत बनाया गया। मतलब दीवारें, खम्भे इस तरह से बनाए गए हैं जैसे कि वो अभी बोल उठेंगे, तो सजीव चित्रों द्वारा उन्हें जीवंत बनाया गया। क्लियर? उसके बाद आप देख लेते हैं काव्य की व्याख्या। ये 6 मार्क्स की आती है, देखो 2 मार्क्स के। आपको संदर्भ तो जरूर ही पहचान लेना, मैंने ट्रिक कई बार बता दी है। मित्रता किस तरह से सारी बता चुकी हूँ, कैसे आपको चैप्टर पहचानने हैं। तो आपको इस तरह से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बहुत ईजी होती है ये काव्य। काव्य की मैं पहचान बता चुकी हूँ, कैसे पहचानते हैं सारे चैप्टर काव्य के भी। पहले वाले पेपर सोल्यूशन आप देख लीजिए। इसमें देखो रसखान आ गया, तो बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं कि रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। इसकी व्याख्या कर देनी है, संदर्भ लिख देंगे पहले, सबसे पहले, फिर इसमें टोटल पूरी व्याख्या करते जाएंगे, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया, रसखान ने जो लिखे थे वो सवैया है, ठीक है। प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से लिया गया, रसखान ग्रंथावली से लिया गया, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है व्याख्या। कैसे करेंगे देखो, पहले पेपर सॉल्यूशन में ये आ चुकी है, मैंने बताई भी थी। मोर पका सिर ऊपर राखियो। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंखों को सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की मालाएं गले पहनूंगी, मतलब गुंज की जो मालाएं वो गले में पहन लूंगी, ओढ़े पीताम्बर ले लकड़ी, पीला पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, और लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी।
जंगल में ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत सिंपल है। भावतो बाहे मेरे रसकान, मतलब उनको जो भी लीलाएं पसंद हैं वो सारे, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मतलब जो भी लीला उनको पसंद है वो सारी लीलाएं भी कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, मतलब जो ये बांसुरी है कृष्ण की, अधरन धरी अधर ना धरूंगी, इसको कभी अपने अधर या होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वो उसको स्वतंत्र समझती हैं। ठीक है, बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहते, बाकी वो सारे काम कर लेंगी। मोर के पंखों सिर पर धारण कर लेंगी, गुंज की मालाएं गले में पहन लेंगी, पीताम्बर भी ओढ़ लेंगी, लकड़ी लेकर गाँव जंगल में ग्वाल वालों के साथ घूम भी लेंगी, सारी लीलाएं भी कर लेंगी जो उनको पसंद है, केवल मुरली को अधर या होठों पर नहीं रखेंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो तुलसी का नाम आ गया, तो तुलसीदास की ये रचना है। इस तरह से आप पहचान लिया करो, मैंने सारी पहचान करवा रखी है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत छंद तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। तुलसीदास की रचना फेमस है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ठीक है, कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया, वो भी किससे, बनपथ पर। बनपथ पर इसका नाम है। तो इसमें क्या कहानी है, जब लक्ष्मण सीता के साथ वन जा रहे थे, ठीक है, तभी जो गांव की लेडीज या बधुएं थी, या बहुएं बोलते हैं यहाँ पे, बधुएं वैसे बोलते हैं, नॉर्मल बहुएं, ठीक है, सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं। तो यही इसमें बातें बताई गई कि तुलसी ऐसे क्या कहती है। तो जो ग्रामीण बधुएं यहाँ पे लिखा ना, जो गांव की लेडीज थी, बधुएं ऐसी तरह से, इस तरह से लिखेंगे आप। सीता इसे क्या पूछती हैं कि जिनके सिर पर सीज जटाए ना, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं बाहु विशाल, बिलोचन लाल, बचस्थल विशाल हैं, नेत्र भी लाल हैं, जिनकी भौहें भी तिरछी हैं, राम के बारे में कह रही हैं। ठीक है, तून सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं, तरकस धनुष और बाण संभाल रखे हैं, जो वन के रास्ते से भली प्रकार सुशोभित जा रहे हैं। तुलसी वन मार्ग में सुट हुए, मतलब जो वन के रास्ते से भली प्रकार जा रहे हैं। सादर बारह बार सुबाय चिते तुम, त्यों हमरे मन मोहे, तो जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए, जो बार बार मन के चाव के साथ या भावनाओं के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमरो मन मोहे, हमारा मन मोहित कर रहे हैं। हे सखी पूछत ग्राम बधु, आ गए यहाँ पे। ठीक है, हे सखी बताओ तो सही, कहो सामरे रे सखी रावरे को है, बता तो सही वे सामले से तुम्हारे कौन लगते हैं, वे सामले से तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, राम के बारे में पूछती है और उनका परिहास बना के कहते हैं इस तरह से, उनके ये सब बातें बता के फिर पूछते कि जो सामने से हैं वो कौन लगते हैं। बस इतना कर देना है। उसके बाद जीवन परिचय फेमस है बहुत ही, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद। लाइन से हैं ये, आपके सिलेबस में भी है। इनका ममता कहानी है, इनका भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है, इनका मित्रता है। इनको अच्छे से आप याद कर लो, डेफिनेटली आपका एग्जाम में फंस जाएगा। और इनकी रचनाएं एक एक पूछी गई, आपको दो दो याद होनी चाहिए आराम से, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको तभी अच्छे से होंगे जब आप रचना याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी, आंसू लहर बहुत फेमस है, नाटक है, स्कंदगुप्त, बहुत सारे हैं। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति लिख देना, इसका मित्रता लिख देना, इनका शुक्ल का। क्लियर। इसी तरह से कवि में आप सूर तुलसी को कर ही लो, 100% हर साल एक ना एक अल्टरनेटिव आता है, कभी सूर कभी तुलसी। तो दोनों की रचनाएं आपको आनी चाहिए। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तीनों बहुत ही फेमस है, पूछी गई कई बार। ठीक है, तुलसी की कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, ये सारी तुलसीदास की हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन है, साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती। पंत की युगवाणी, लोकायतन अभी मैंने बताई दी, पल्लव, गुंजन, ये सारी याद कर लो। ठीक है,
अब आती है आपके संस्कृत की व्याख्या, ये भी 4 नंबर की आती है, इसमें संदर्भ देख के आपको लिखना होता है। संदर्भ ऐसे श्लोक होता तो प्रस्तुत श्लोक रहते हैं, ठीक है। इसमें बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। एक गद्य में भी चैप्टर है भारतीय संस्कृति, एक संस्कृत में भी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उसमें राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। तो हिंदी कैसे, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषाएं, चाला करना, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्थि मतलब है। यह नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। ये आपको कर देना। और सॉरी, इसमें संस्कृत भाषा वाला नहीं, यह नगरी आ गया ना, तो ये वाराणसी का संदर्भ कैसे रखेंगे, वाराणसी है, भारतीय संस्कृति नहीं है, ठीक है। नगरी से याद आ गया कि वाराणसी का चैप्टर है। यह संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। और एक चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति भी है, पर उसकी यह व्याख्या नहीं है। यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, कौन सी, वाराणसी। इतम एवं संस्कृत भाग्यम संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसृता, आलोक प्रकाश को कहते हैं, सर्वत्र मतलब सब जगह, प्रसृत मतलब फैलाया। यहाँ से संस्कृत साहित्य, ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिको, यहाँ पे शिको आ गया, इसके बाद देखते हैं दारा शिको, देख सकते हैं आप, लिखा है अत्रागत्य आकर, ठीक है। दारा शिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्रों का क्या किया, अध्ययन किया दारा शिको ने, ठीक है, आके। और इससे पहले कौन थे, मुगल युवराज युवराज दारा शिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेनता प्रभाविता, उसके बाद क्या लिखेंगे, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए, कौन, दारा शिको, शाह मतलब वह इनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए। इसके आगे यत एन की उन्होंने उपनिषद अनुवाद पारसी भाषाएं करोती, कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, उपनिषद भाषा में को पारसी भाषा में किसने कराया, फारसी में, तो पारसी से लेकर, पर हिंदी में फारसी बोलेंगे इसे। उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था, किसने, दारा शिको ने, क्योंकि ये यहाँ के शास्त्र से बहुत ही प्रभावित हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये आपका श्लोक है। श्लोक आप जीवन सूत्राणी के अच्छे से कर लो, उसमें से आपका फंस जाएगा। ये चैप्टर का जो श्लोक है, ये आपका वीर वीरेण पूज्यते, इसकी हिंदी देख लेते हैं। संदर्भ यही लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, अब श्लोक लिखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसमें व्याख्या कैसे करेंगे, जिस पुरराज होते हैं, पुरराज सिकंदर के बीच में इसमें हुआ था ना युद्ध, तो पुरराज क्या कहते हैं कि उत्तर या समुद्रस्य, इसमें कैसे लिखेंगे, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रिश दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो उत्तर के क्या था, पूर्व में, ठीक है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष दद भारतम नाम भारतीय संतति, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। भारत के बारे में बताया था उसने कि समुद्र के तो उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वह भारत नाम जो है वो देश क्या है, कौन सा, वो भारत नाम का देश है, और जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है। याद रखना कि चैप्टर में से श्लोक बीच में से भी उठा लेता है। इससे पहले भी एक चैप्टर था, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला आया था, सभी लोग सुखी हों कोई दुखी ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, इससे पहले वाले पेपर सोल्यूशन में मैंने कराया था। उसके बाद आपको क्या करना है, एक श्लोक लिख देना है जो पेपर में ना आया हुआ, मतलब ये आप नहीं लिख सकते, ये वाला छोड़ के आप कोई भी, आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है। अगर एक पेपर में आ जाए तो आप दूसरा लिख दो, दूसरा जो तो पहला लिख दो। उसके बाद आपको संस्कृत अनुवाद देने होते हैं, 2 ही करने हैं, और आप चंद्रशेखर वाले मैंने इम्पोर्टेंट करवा दिए, वाराणसी भाषा संस्कृति सारे इम्पोर्टेंट बता दिए, उनको आप
याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जित्वा बोचे से महिम, ये वही चैप्टर है इसमें युद्ध का। तो इसमें की जगह आप युद्ध लिखना है। ठीक है, युद्धः केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालय आसीत, किस कारण से चंद्रशेखर को न्यायालय में ले जाया गया था, जेल में, वो देना है। संस्कृत में कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन पूछा बस उसी की जगह एक वर्ड लगाना। तो किस कारण से, तो केन की जगह लिखेंगे राजद्रोहस्य, राजद्रोही साबित कर दिया था ना उनको, राजद्रोहस्य आरोपे, आरोप लगाया गया था उन पर राजद्रोही होने का। राज राजद्रोहस्य आरोपे, फिर पूरा सेम ऐसे कर देंगे। ठीक है, आपको पेपर में दो ही करने हैं। भारतीय संस्कृति की दृष्टि अस्ति, ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर का पूछा गया। तो सदा गतिशील, कैसी रही है वो, सदा गतिशीलः, गतिशीला। बहुत क्वेश्चन है जीवन सूत्रावली वाले चैप्टर का। देखो चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट है। गृह सता मित्रम किम अस्ति, घर पर कौन मित्र होता है। जब यक्ष ने क्वेश्चन किए थे तो से सारे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो घर पर कौन मित्र, तो आंसर दिया था पत्नी। पत्नी को क्या कहते हैं, भार्या। तो किम की जगह आपको भार्या लिख देना है। ठीक है, भार्या। क्लियर। उसके बाद आपको ग्रामर आ जाती, ये तो मैंने अच्छे से आपको रटा रखी है। अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो देखे होंगे तो आपको अब तक याद गई होगी। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी। डेफिनेशन, हास्य रस, किसी भी व्यक्ति की बाड़ी, चेष्टा, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल है, हाथी जैसी देह, गैंड जैसी चाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। ये कर लो। या फिर खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी डोल बचाए। करोड़ रस में क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करोड़ रस कहते हैं। जब राम वनवास में सीता को ढूंढने होते तो वह एग्जाम्पल बोलते हैं, कौन सा इसमें एग्जाम्पल, हे खग, पक्षी से बोलते हे खग ए मृग, मतलब हिरन से भी पूछते हैं। मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं, तुमने हिरन जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हे खग हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने नहीं। फिर है अलंकार, अनुप्रास उपमा। आपके सिलेबस में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा उन्हीं में से मिलेगा, ये आपका नहीं है, ये 9th क्लास में है। फिर भी इसमें अगर आए तो कैसे करेंगे, जहाँ पर ये 9th क्लास में आ जाएगा। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार, जैसे एग्जाम्पल में रघुपति राघव राजा राम, रारा वर्ड बार बार आ रहा है। तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि आगे चल के आपको फर्स्ट से 12th में ही मिलेगा। आपके सिलेबस में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनमें से आप दो याद कर लो। रूपक, उत्प्रेक्षा 100% आपका फंस जाएगा। उपमा में क्या होता है, एग्जाम्पल है इसका, पीपर पात सरस मंडोला, ये डैश लगा होता है, पीपर पात सरस मंडोला। जिस लाइन में ये चिन्ह आ रहा हो वहीं पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, किसी एक वस्तु की तुलना गुण या समानता के आधार पर किसी दूसरे वस्तु से कर देते हैं, वहीं पर आपका उपमा अलंकार होता है। रूपक और वो मैं बहुत सारे करवा चुकी हूँ कई बार, आप कर लेना। रूपक में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो रूपक होता है। एग्जाम्पल, चरण कमल बंधु हरिराई। उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, क्या होता है, संभावना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल है, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। फिर आपको दोहा सोटा में अथवा चॉइस है, आप जो चाहें वो कर लें। यहाँ पे दोहा नहीं, आपके सिलेबस में रोला है। ठीक है, रोला में 24 मात्रा होती हैं। सोठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। आप सोठा याद कर लो, 100% फंस जाएगा। कैसे लिखोगे सोठा में, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। दोहे में क्या होता है, पहले तीसरे में 13-13 होंगी, दूसरे चौथे में 11-11 होती हैं। इसीलिए बोला था ये दोहे का उल्टा है। पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती हैं। क्लियर। एग्जाम्पल वही है, जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक करबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सुदन। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी हिंदी ग्रामर की, उससे जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं सारे एग्जाम्पल और डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में करवाई हुई हैं। उसके बाद है आपका
उपसर्ग, 3 उपसर्ग करने हैं आपको, एक एक वर्ड बनाना है। इसमें 6 दे रखे हैं, मैं 6 का एक एक बता दूं, आपको पेपर में 3 ही करने हैं। ये नहीं कि आप 6 कर दोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे, नंबर आपको 3 ही मिलेंगे। सा से सबल हो गया, सपूत हो गया। अप से अपमान, पर से परिवार, निर से निर्दोष, वी से विशेष, सु से सुकर्म या सुयस, ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है। प्रत्यय देखो इम्पोर्टेंट है। आस, आस का मतलब मिठास, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं मिठास। आज से क्या बनेगा? मिठास। ये पेपर सोल्यूशन में मैंने पहले कभी नहीं बताया, इसलिए मैं इसका पूरा लिख के बताया। मिठास, इजी इजी त्वा पन, ये सारे करवा दिए, ये थोड़े न्यू से हैं, इनको कर लो। बया तो गबया, सबया भी कर सकते हैं आप, जैसे रसखान का था। हारा, लकड़ हारा, क्या होगा? लकड़ हारा। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे बड़ लगाते हैं, ठीक है, पीछे जोड़ने पर उपसर्ग आगे से बनते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, कौन सा बड़ आगे या पीछे लगाएं, तो उप मतलब आगे से बनेंगे, प्रत्यय मतलब लास्ट में आएंगे। ठीक है। अनीय, पठनीय, क्या बन जाएगा इसका? पठनीय। प्रद, लाभप्रद, कहते हैं ना लाभप्रद। जन्य, सौजन्य, सौजन्य, सारे बता दिए मैंने। ठीक है। आप पेपर में 2 ही प्रत्यय करेंगे, 3 उपसर्ग, 5 नंबर का हो गया। नेक्स्ट समास देखो। समास जो सिलेबस में है आपका वही है। दिगु में क्या आता है? संख्या आती है पहली, और द्वंद में क्या आता है? ये वाला चिन्ह आता है। त्रिभुवन, पहली संख्या आ गई तो तोड़ेंगे कैसे? 3 भवनों का समूह, नाम क्या होगा? दिगु समास, 3 भवनों का समूह। समास भी मैंने समझा रखे हैं आपको। सप्त सिंधु, पहली संख्या आ गई तो 7 सिंधुओं का समूह, एग्जाम्पल 7 सिंधुओं का समूह, नाम दिगु समास। समास का नाम जरूर लिखना है। ठीक है। चौराहा, चौ मतलब 4, संख्या आई है तो ये भी दिगु है, 4 राहों का समूह। चराचर, इसमें ये चिन्ह नहीं है पर ये अपवाद के रूप में, इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? चर और अचर, ये डेस्क की जगह और लगाते हैं, चर और अचर। सुरासुर, सुर और असुर, शुभालाभ, शुभ और लाभ, ये सारे द्वंद्व हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर चिन्ह लगे आएगा तो अपना डैश पर आया तो अपना और पराया, इसमें तोड़ेंगे तो और आएगा, इसमें समूह लगाते जाते हैं। ठीक है। पहले मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो ये हो गए, आपको 2 ही करने हैं। लास्ट पे देखते हैं फटाफट, इनके तत्सम रूप लिखने हैं। तो परमार्थ कैसे लिखा गया? परमार्थ, नोट डाउन करते चलो फटाफट। प्रमोद, प्रमोद, बहुत इजी होते हैं। निर्गुण, निर्गुण, कैसे लिखेंगे? निर्गुण। ठीक है। बछड़ा को क्या कहते हैं? वत्स, नया वर्ड मिला होगा आपको। उज्ज्वला का मैंने बता रखा था, उज्ज्वला का उज्ज्वल। वत्स हो गया, उज्ज्वला का उज्ज्वल। मानुष का मनुष्य। सारे बता दिए, पेपर में आपको 2 ही करने हैं। क्लियर। एक कर्म आता है तो कर्म ऐसे लिख देंगे, कर्म। पर बच्चे देखो अतिथि, देखो पाहन होता है ना, पाहन ये होता है पत्थर, इसी में मात्रा लगा दो तो ये अतिथि बन जाएगा, पाहुन। पाहुन और मेहमान। तालाब का सर सरोवर, तड़ाग भी कर सकते हैं, सर सरोवर। 2 पूछे तो ही दे। चंद्र का चांदनी होता है, ज्योत्सना होता है। ठीक है। क्या लिख देंगे? चांदनी और ज्योत्सना। बादल का क्या लिखेंगे? मेघ हो गया आपका। नव गगन नंबर नहीं लिखेंगे, नव गगन नंबर तो आकाश का होता है, आकाश और बादल में फर्क है। ये बारिश लाते तो मेघ हो गया, घन हो गया, जलद हो गया, जलद। पयोद हो गया, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, इसमें दा आ जाए तो बादल बन जाएगा, धा लगा देंगे तो समुद्र बन जाएगा, और जा लगा देंगे तो वो कमल का बन जाएगा। ठीक है। चंद्रिका का मैंने बता ही दिया, चांदनी, ज्योत्सना। यमुना का देख लो, तरड़ी, तरड़ी, मात्रा एक बड़ी के लाए तो 9 का बन जाएगा, तरड़ी। कालिंदी, फेमस है नाम, कालिंदी कहते हैं यमुना को। ठीक है। तरणी। सूर्य सुता भी कहते हैं, सूर्य सुता। कोई भी आप 2 याद कर लो, सारे बता दिए मैंने। पेपर आपको 2 के ही करने हैं, 2 2। संधि तो मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ आप लोग। आपके सिलेबस में केवल एड़ संधि है, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, या बा इससे पहले आधा शब्द आ जाता है। ठीक है। मधुवरी, जोड़ेंगे तो मधुवरी, मधुवरी। बा से पहले आधा शब्द आ गया ना, तो ये हमारी कौन सी होगी? यड़ संधि, ऐसे लिखते हैं, यड़ संधि। नाम भी लिखना, जोड़ना भी है। सेकंड है ये प्लस आदि, तो जोड़ेंगे तो इत्यादि,
या से पहले आधा शब्द आया तो ये भी अड़ संधि है। मात्रा आ गई, ये रा वाला भी मैंने बताया था। ऐसे लिखते हैं तो ये वाला त्रा बनेगा, तोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। मात्रा आ गया, ये भी अड़ संधि है। अन्वेषणम तो अन्वेषणम, अन्वेषणम खोज को कहते हैं, ठीक है। प्रत्युत्तरम, ये भी सब वही है। 4 में से 2 करनी है, मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। फिर आपको ये सारे रूप याद कर लेने। फलमती, ठीक है, नदी मधु होते हैं ना, तो आप फलमती या फल नदी के कर लो, फंस जाएगा आपका। एक के करने हैं, इसमें चॉइस नहीं है, आपको चॉइस मिलेगी। मती का चतुर्थी क्या है? मतिभ्य, क्या है? मतिभ्य, ठीक है। और फल का है फलेभ्य, फलेभ, बस एक वर्ड लिख देना विसर्ग लगा के। क्लियर? फिर है आपको एक धातु के लकार पुरुष वचन बताना है। आपके पेपर में 2 धातु हैं सिलेबस में, हस और पट। किसी एक के सारे रूप कर लो और करते जाओ। पहले अपठतम, लकार कौन सा है? लिंग लकार। आ लग गया ना। वचन है द्विवचन, जल्दी लिखते जाओ। पुरुष है मध्यम, और धातु तो आप यहाँ से पकड़ ही लेंगे, पट धातु होती है, ठीक है। ऐसाम, ये बहुवचन है, मैं बोलती और लिखते हो। ये हो गया बहुवचन। उत्तम पुरुष है इसमें, ये भी इसी तरह से है जो भी बताया था, लिंग लकार। बहुवचन और उत्तम पुरुष। पटामहा, लोट है, लकार कौन सा आ गया क्या तुम्हें? लोट लकार, उत्तम पुरुष है, वचन बहुवचन है, ठीक है। हस्तम, लोट लकार है, द्विवचन है, मध्यम पुरुष है। धातु इसमें हस हो जाएगी, इसमें धातु पट है, इसमें हस हो जाएगी। पठावा, ये भी लोट लकार है, उत्तम पुरुष है और द्विवचन में है, ठीक है। अपट, अपट में क्या हो गया? मध्यम पुरुष है, एक वचन है, लिंग लकार है। आ लग जाए तो ये लिंग लकार, ठीक है। आप एक कर लेंगे आराम से, पहले भी करवा चुके कई बार। संस्कृत अनुवाद देखो, तुम घर जाओ, आप लिखेंगे त्वयं गृहम जाओ, गच्छ, त्वयं गृहम गच्छ, ठीक है। सेकंड देखो, सीता ने पत्र लिखा, तो सीता पत्रम, लिखा है ना, पास्ट हो गया तो आ लगा के, आ लिखत, आ लिखत, ठीक है। लिखत, खा कर रोज बना के, आ लिखत। आ लिखत, ऐसे कर देंगे। थर्ड आपको 2 ही करने हैं पेपर में, पर आपको 4 बता दे रही हूँ। वह विद्यालय नहीं गई, लड़की है तो सा ले लेते हैं, सा विद्यालयम। लड़का होता तो ये डंडा नहीं आता इस पे, सा पे, ठीक है। सा विद्यालयम नहीं गई, नहीं के लिए ना, पास्ट है तो अगच्छत, आ लग जाता है ना लकार में, अगच्छत, ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखो, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवियों का लिख देंगे ऐसे ही। कवियों का लिखेंगे कविषु, कविषु कालिदासः, कालिदासः। श्रेष्ठ का श्रेष्ठः, ऐसे करके श्रेष्ठः, और है के लिए अस्ति, ठीक है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठा अस्ति, है के लिए अस्ति, था के लिए आसीत। संस्कृत अनुवाद भी मैंने बनाना सिखाया है, 12 मिनट का वीडियो, इस पर जाके आप देख लीजिए किस तरह से अनुवाद बनाते हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक ऐसे लिख देना है, कोविड वाला इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण हुआ, पॉल्यूशन हुआ, करप्शन भ्रष्टाचार हुआ, जनसंख्या और एक कोविड, इनमें से आपका 100% फंस जाएगा। इंग्लिश में भी यही इंपॉर्टेंट है आपका, कोविड वाला। और मदर फादर प्रिंसिपल, ये भी मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद एक सर की कहानी कोई लिख दो, नायक का या फिर नायक का लिख दो। नायक का मतलब यहाँ पे गांधी जी के बारे में बोला गया, या तो गांधी जी का लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर सोल्यूशन हो जाता है। ये पार्ट 2 था इसका। इस तरह से आपका साइंस का पार्ट 2 और इंग्लिश का भी पार्ट 2, 2 मिल जाएंगे।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये भी आप अपना बताएं, और जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको लग रहा हो कि इसमें समझ में नहीं आता, वो आप पूछ सकते हैं। और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच।